आज का हमारा जो टॉपिक है वो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान के साथ साथ जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका का जो संविधान है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं संविधान की। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च व मूलभूत विधि होती है जो सरकार के कार्यों व उसके गठन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अर्थात कि जब हमें किसी भी राष्ट्र के सरकार और उसके कार्य गठन और विधि और वहाँ के प्रशासन के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो पहले उस देश का जो संविधान है उसको पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं संविधान के प्रकार। संविधान के दो प्रकार होते हैं, पहला लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान के अंतर्गत भारत का और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन दोनों का आता है, जबकि जो अलिखित संविधान होता है जो केवल दस्तावेज के रूप में संविधान नहीं हो, जो ब्रिटेन का संविधान है वो दस्तावेज के रूप में नहीं है। अब हम बात करते हैं जो लिखित संविधान है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम पहले यूएसए के जो संविधान है उसके प्रारूप को देखेंगे। यूएसए का संविधान। अमेरिका का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है और 1789 में उसको लागू किया गया था। साथ ही यूएसए संविधान एक बदलते परिवेश व आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। यूएसए संविधान के बारे में चार्ल्स ए बियर्ड ने कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि यूएसए का जो संविधान है एक मुद्रित दस्तावेज के रूप में है जिसकी व्याख्या केवल न्यायिक निर्णयों व पूर्व घटनाओं और व्यवहारों के आधार पर ही की जाती है। 17 सितंबर 1789 में एक संवैधानिक कन्वेंशन पेंसिल्वेनिया और उसके साथ 12 राज्यों थे जिनका एक सम्मेलन हुआ और उन सम्मेलनों की पुष्टि के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। और जो अपनाने की जो तारीख थी वो थी 4 मार्च 1789 को ये प्रभावी हुआ। और जब ये प्रभावी हुआ तो उस समय अमेरिका का जो निर्वाचन के आधार पर जो राष्ट्रपति बने वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के संविधान में अभी तक 27 बार संशोधन किया गया है, जिसमें से जो प्रथम 10 संशोधन किए गए थे तो उन प्रथम 10 संशोधनों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। और अमेरिका संविधान के निर्माण ने जो विश्व को एक लिखित और प्रजातांत्रिक सरकार का एक आधार प्रदान किया था। अब जब भी कोई राष्ट्र संविधान बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है या वो संविधान बनाने की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ता है तो अमेरिका संविधान को आधार बनाकर बढ़ता है वो। लेकिन जो अमेरिका संविधान के अंदर जो प्रथम संशोधन किया गया था वो 1791 में पहला संशोधन किया गया। और जो 1791 में जो पहला संशोधन बिल ऑफ राइट्स था उसको मौलिक अधिकार के रूप में अपनाया गया था। अब बात करते हैं
अमेरिका के संविधान का महत्व क्या है। यूएसए की जो संविधान है उसका महत्व कई अर्थों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जो नागरिकों के अधिकार थे उनको लेकर जो लिखित विधानों के रूप में जो यूएसए का जो संविधान था वो एक प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। साथ ही शक्ति के जो पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो भी इसके एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके अंदर एक संघीय सरकार की स्थापना की गई। अमेरिका संविधान में जो न्यायपालिका है उसको सर्वोच्च स्थान दिया गया कि जैसे भारत है, भारत के अंदर जो संविधान है, संसद है, उनको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। लेकिन जो अमेरिका है उस अमेरिका के अंदर जो न्यायपालिका है उसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है, उसको सर्वोच्च माना गया है, जो आधुनिक राजनीति की आधारशिला है। और यूएसए को विश्व शक्ति बनाने में अगर कहीं न कहीं जो एक प्रारूप है उसमें देखा गया है कि जो अमेरिका इतना आर्थिक रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी, सैन्य क्षमता के आधार पर जो शक्तिशाली है, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो यूएसए संविधान का है। अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान निर्माण की प्रक्रिया। अमेरिका का जो संविधान निर्माण होता है वो कहीं न कहीं अमेरिका क्रांति से निकल कर आता है। उसकी जो आधारभूत जो शिला रखी गई थी वो अमेरिका क्रांति से ही लिखी गई थी। क्यों? क्योंकि जो प्रबोधन आया और प्रबोधन के माध्यम से जो मध्यम वर्ग था उसने अपनी आकांक्षाओं को रखा और वो चाहते थे कि जो पुरानी व्यवस्था है उसको हटाया जाए और कुछ नया आए। तो जो उत्तरी अमेरिका में जो ब्रिटेन उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों में जो मध्यम वर्ग थे उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ क्रांति छेड़ दी थी, जिसे अमेरिका की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और 1776 में ही जो अमेरिका की क्रांति का जो शुभारंभ माना जाता है, तो 1776 में जो एडम स्मिथ था उसने वाणिज्यवाद पर हमला करते हुए कहा था कि वाणिज्यवाद पर हमला करते हुए उसने एक पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन किया। अमेरिका क्रांति वाणिज्यवाद के विरुद्ध थी और अमेरिका क्रांति और प्रबोधन दोनों का जो हित थे वो आपस में जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका क्रांति के पश्चात जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के बाद वो आर्थिक ढांचे में बदलाव, अमेरिका की जो बदलाव के साथ साथ यूरोप में बदलाव को देखा गया था। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जो यूएसए का संविधान है, जिसका निर्माण की जो प्रक्रिया है वो यूएसए की जो क्रांति थी उसके आधार पर ही हुई है वो। क्योंकि अमेरिका क्रांति के अंदर जो ब्रिटेन था, उस ब्रिटेन ने अमेरिका के जो उपनिवेश थे उनसे बहुत अधिक कर एक तो वहाँ आरोपण कर रखा था, और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो ब्रिटेन था उसने वहाँ पर कई ऐसे कानून लेके आया जिससे वो अधिक से अधिक एक तो कर प्राप्त करने की इसकी चाह थी, दूसरा अपने आप को लंबे समय तक स्थापित रखने की चाह थी, और उसको कहीं ना कहीं ब्रिटेन को फ़ायदा हो रहा था अमेरिका से। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर तस्कर विरोधी कानून, नौ परिवहन कानून, स्टाम्प कानून, शुगर कानून, तो इनसे जो अमेरिका उपनिवेश के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि वो कुछ भी व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देते या फिर वो कुछ भी ऐसा कार्य करते जो उनके विकास को आगे बढ़ाता है। तो ये कानून उन चीज़ों के अंदर अवरोध पैदा कर रहे थे, तो उन लोगों ने इन चीज़ों का विरोध किया, और उस विरोध के चलते जो अमेरिका का जो संविधान है उसके निर्माण की प्रक्रिया उन्होंने सोची कि हमें जो स्वतंत्रता और एक बिना करके कि हम कोई भी व्यापार या कोई भी गतिविधि करें तो उसके लिए हमें कर नहीं देना पड़े, तो उन लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश जो सरकार थी उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया।
और जब उन्होंने मोर्चा खोला तो उसमें देखा गया कि जो अमेरिका के जो उपनिवेश थे वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। लेकिन कहते हैं कि जो ब्रिटिश जो उपनिवेश थे अमेरिका के अंतर्गत, उनमें पहले से जो विवाद चल रहा था वो जैसे वो विवाद धीरे धीरे कम होते हैं तो 1776 में महाद्वीपीय कांग्रेस के प्रत्येक उपनिवेश में एक एक सदस्य को लेकर एक समिति का गठन किया गया। और उस समिति का जो कार्य था वो परिसंघ व संविधान के बारे में चर्चा करना, सोच विचार करना और साथ ही सभी एकजुट होकर एक ही मंच पर आकर और उसके लिए कार्य करे, साथ ही अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको भी जारी रखे। तो 1781 में एक संविधान बनकर तैयार हुआ और उपनिवेशों ने उस संविधान को स्वीकार भी किया, जिसे अमेरिका का प्रथम संविधान कहा गया है या युद्धकालीन अल्पकालीन संविधान कहा गया है, जिसमें पहली बार उपनिवेशी संघों के लिए यूएसए नाम दिया गया था, जिसका उन्होंने प्रारूप रखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पहली बार नाम अगर कहीं से आता है तो जो अमेरिका के अंदर 1781 में जो संविधान बना था वहीं से निकल के आया है। दूसरा कि जो अमेरिका के अंदर जो सरकार का जो स्वरूप था वो संघीय था और केंद्र सरकार की स्थापना की गई। साथ ही जो संघीय संचालन करने के लिए उन्होंने एक सदनीय कांग्रेस की स्थापना की। अगर हम जो यूएसए की उद्देशिका है उसको देखें तो उसमें ये लिखा गया है कि यह संविधान जो अमेरिका का संविधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता के द्वारा बनाया गया है। अब जो अमेरिका के संविधान में रखा गया है तो कहते हैं कि जो अमेरिका की जो कांग्रेस नामक एक राष्ट्रीय विधायिका का जो गठन किया गया था उसके अंदर 2 सदन हैं, एक निचला सदन एक उच्च सदन। दूसरा कि जो सीनेट है उस सीनेट में सामान्यता का सिद्धांत दिया गया है कि सभी समान हैं और प्रत्येक राज्य से 2-2 सीनेटर लिए जाएंगे जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। अब अमेरिका संविधान के अंदर कुछ सीमाएं भी रखी गई थी, क्या कि एक तो जो महिलाओं का जो मताधिकार था वो नहीं था। दूसरा, स्वतंत्रता के पश्चात अमेरिका में जो दास व्यवस्था थी उसको ख़त्म नहीं किया गया और जब अमेरिका ने उस दास व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया तो उसके चलते ही उसी दास प्रथा का परिणाम था कि यूएसए को गृह युद्ध की ओर धकेल दिया और संविधान निर्माण में जो प्रभाव था वो धनी वर्ग का प्रभाव था। और जो अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उस निर्वाचन में की जो प्रक्रिया है वो कि बेहद ही जटिल प्रक्रिया है। इसलिए कहते हैं कि आदर्शात्मक जो शासन प्रणाली है उसका जो जनक है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अब बात करते हैं भारत का संविधान। अगर देखा जाए तो जो भारत का संविधान है उसका जो मूल भाग है उसके अंतर्गत 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 सूचियां हैं और वर्तमान संविधान को देखें तो उसमें 25 भाग, 460 से अधिक अनुच्छेद तथा उसमें 12 अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया है। अगर अनुसूचियों को देखें तो उसमें जो प्रथम अनुसूची है उसके अंतर्गत राज्य व संघ प्लस राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। अनुसूची नंबर 2 अधिकारियों के पद, वेतन, भत्ते को शामिल किया गया है। अनुसूची संख्या 3 शपथ के प्रारूप को शामिल किया गया है। अनुसूची संख्या 4 राज्यसभा स्थानों का बंटवारा का प्रारूप रखा गया है। अनुसूची संख्या 5 असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर जो भारत के अन्य राज्य हैं उनके अंदर अनुसूचित व जनजातीय जो प्रशासन है उसका विवरण रखा गया है। उसी प्रकार अनुसूची 6
के अंतर्गत असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जो अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसका प्रारूप रखा गया है। अनुसूची संख्या 7, जिसके अंतर्गत संघ व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण रखा गया है, जिसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब जो संघ सूची है उस पे जो कानून बनाती है वो संसद बनाती है, और राज्य सूची के अंतर्गत जो कानून बनाती है वो राज्य का विधानमंडल बनाता है। और जो तीसरी सूची है जिसको समवर्ती सूची कहा जाता है, उसके अंदर दोनों मतलब संघ भी और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब जो अनुसूची संख्या 8 जिसके अंदर भाषाओं को रखा गया है, तो जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन वर्तमान जो भारतीय संविधान है उसके अंदर 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। उसी प्रकार जो अनुसूची संख्या 9 है, जिसके अंतर्गत प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ये प्रावधान रखा गया था, जिसके अंदर कुछ विधियों का विधि मान्यकरण किया गया था। उसी के अगले अनुसूची संख्या 10, जिसके अंतर्गत 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें दल बदल जो विरोधी जो प्रावधान है उनको रखा गया। अनुसूची संख्या 11, जिसके अंदर 73वें संविधान संशोधन 1992, जिसके अंतर्गत पंचायतों के लिए उनका अधिकार, शक्तियां, उनका उत्तरदायित्व, और जिसके अंतर्गत 29 विषयों को सम्मिलित किया गया। उसके चलते 12वीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत 74वें संविधान संशोधन 1993, नगर पालिका के लिए अधिकार, शक्तियां, उसका उत्तरदायित्व, और उसके अंतर्गत 18 विषयों को शामिल किया गया था। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे विशाल संविधान है। ये बात जिसने कही थी वो था आवर जेनिंग्स। तो आवर जेनिंग्स महोदय ने कहा कि जो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे विशालतम संविधान है, और भारतीय संविधान की जो विशालता के लिए जो निम्नलिखित उत्तरदायी जो कारक हैं उनको भी रखा गया है, जो इस प्रकार हैं कि जो भारत का जो भौगोलिक रूप है वो विशालता से है, साथ ही यहाँ जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से विविधता होती है, साथ ही इस विशालता और विविधता के कारण जो उत्पन्न जो जटिलताएं होती हैं उनके कारण जो समाधान करने के लिए अनेक प्रावधानों का समावेशन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत एक भौगोलिक दृष्टि से तो बहुत बड़ा है, साथ ही उसके अंदर जो जातीय विविधता, दूसरा भाषाई विविधता, ऐसे ही खान पीन से लेकर या पहरान से लेकर या फिर प्राकृतिक रूप से अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक रूप, जो भारत का संविधान है, तो संविधान एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में है। संविधान का जो 2/3 भाग है उसके अंतर्गत जो नेहरू रिपोर्ट थी, जो 1928 के अंदर जो नेहरू रिपोर्ट आई थी वो, और उसके पश्चात जो भारत सरकार अधिनियम 1935 वो, उस पर आधारित है भारत का संविधान। और भारत का जो संविधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, जिसमें जो कि ब्रिटिश काल का सबसे बड़ा कानून था। और भारतीय संविधान में अनेकों प्रावधान विदेशी संविधानों से ग्रहण किया गया है। साथ ही 1 दर्जन विदेशों की जो संविधान है
उनसे जो अच्छाइयों को जो ग्रहण किया गया है वो भारतीय संविधान में उनको शामिल किया गया है। भारत एक संघीय राज्य है तथा संघीय राज्यों में संघ व राज्यों का संविधान अलग अलग होते हैं, परंतु भारत में संघ और राज्यों के लिए केवल एक ही संविधान है और भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधानों को शामिल किया गया है जो दुनिया के किसी भी संविधान में शामिल नहीं किया गया है। लोक सेवाओं से संबंधित प्रावधान अगर कहीं किया गया है तो वो केवल भारतीय संविधान में किया गया है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की आलोचना। आवर्स जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया है उसने, कि भारतीय जो संविधान है वो विशाल प्रकृति का है और विशाल प्रकृति का होने के कारण विवादों को संविधान के दायरे में रखकर समस्या उत्पन्न होने का कारण बनता है, जिसका समाधान जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है अर्थात जो उच्चतम न्यायालय है उसके द्वारा तथा वकीलों की जो दलील है उसके आधार पर होता है। जेनिंग्स संविधान की भाषा और शैली को संविधान का दुर्गुण बताता है। वो कहता है कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो शैली है, उसकी जो भाषा है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन है। साथ ही वो कहता है कि संविधान की जो जटिलता है वो भाषा शैली आम नागरिक को समझ से परे है, कि जो संविधान की जो भाषा है उसको भारत का आम नागरिक समझ नहीं सकता है। साथ ही एक ही अनुच्छेद के अनेक अर्थ और अनेक व्याख्याएं उत्पन्न होती हैं तथा भारत की जो संविधान है उसकी व्याख्या अंततः जो भारतीय संविधान है उसकी व्याख्या भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, वो करता है। परंतु जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का वो तर्क और वकीलों की दलील अथवा तर्क के आधार पर निर्णय करता है। इस प्रकार से जो भारतीय संविधान है उसकी आलोचना की गई है। अब बात करते हैं भारत का संविधान एक ग्रहित संविधान है। जिस प्रकार से कहते हैं कि जो भारत का जो संविधान है उसको ग्रहित संविधान की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि जो भारत का संविधान है उसका 2/3 भाग जो नेहरू रिपोर्ट 1928 और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो 321 धाराएं, 10 अनुसूचियाँ जो शामिल थी तथा 1 दर्जन जो देश थे उन देशों के संविधान से जो प्रावधानों को ग्रहण किया गया है उस बात को लेकर बोला गया है कि भारत का जो संविधान है वो ग्रहित संविधान है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से भारतीय संविधान की जो मौलिक रचना नहीं है, कि जो भारतीय संविधान है वो मौलिक रचना नहीं मानते बल्कि उसको व्यवहारिक रचना के रूप में देखा जाता है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है वो निर्माताओं की स्वतंत्र चिंतन की उपज न होकर उन्होंने अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन किया और वहाँ से उन प्रावधानों से देखा कि कितना सरकार को सुविधा और असुविधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो भारत के लिए अनुकूल पाया, जो प्रावधान उन चिंतकों ने जो लिए तो उनको जो भारतीय संविधान था उसके अनुरूप पाया तो उसको संविधान में उन्होंने शामिल कर दिया। परंतु अन्य देशों से जो लिए गए जो प्रावधान थे उनको वैसे का वैसा उस भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जो संविधान के अंदर जो प्रारूप को लिया गया था वो उस देश के अनुरूप था, लेकिन उसको भारतीय संविधान और भारत के अनुरूप रखने के लिए या भारत के अनुकूल देखकर उसमें संशोधन किया गया। और जब उसमें संशोधन कर दिया गया तो उसको भारतीय संविधान के अंदर शामिल कर लिया गया। जिस प्रकार से नीति निर्देशित तत्व को आयरलैंड की तुलना में अधिक व्यापक बनाए गए हैं भारत के अंदर। अब बात करते हैं जो नम्य संविधान और अनम्य संविधान की। तो पहला जो नम्य संविधान है, संविधान ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना अत्यंत सरल हो, और ऐसा जो संविधान है वो केवल ब्रिटेन का संविधान है।
और अगर अनम्य संविधान की श्रेणी में अगर किसी को रखते हैं तो कहते हैं कि जो अनम्य संविधान है, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना जटिल हो, और ऐसा संविधान केवल अमेरिका का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इन नम्य और अनम्य संविधानों के बीच की जो कड़ी है उसको अगर किसी ने अपनाया है तो वो केवल भारत है। और भारत ने नम्य और अनम्य दोनों के बीच का जो मध्यम मार्ग जिसको बोलते हैं उसको अपनाया है। और उस मध्यम मार्ग को अपनाने के साथ ही जो भारत का संविधान था न तो ब्रिटेन जैसा लचीला है और ना ही अमेरिका की तरह कठोर है। भारतीय संविधान में दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाया गया है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। एक तो विशेष बहुमत से जो कम से कम आधे राज्यों के समर्थन हो जिसमें, और दूसरा साधारण बहुमत से, इसमें संसद के द्वारा किया जाता है। और संविधान संशोधन की इस प्रक्रिया पर जो पंडित नेहरू था उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय संविधान को गतिशील बनाना चाहते हैं हम, जिससे भविष्य में कार्य करने वाली सरकार या जो भी भविष्य में जो सरकार आएंगी वो कार्य करेंगी तो वो अपने आवश्यकता के अनुसार संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं और जिससे वो सुविधाजनक कार्य कर सके और अवसर अधिक से अधिक उपलब्ध करवा सके। और उन्होंने समय को ध्यान में रखते हुए सरकार को जो मनमाने ढंग से जो संशोधन न कर सके उनके लिए भी उन्होंने प्रारूप रखा कि इन सभी बातों को हमने ध्यान में रखकर संविधान संशोधन की प्रक्रिया में मध्यम मार्ग को प्रक्रिया को अपनाई गई है तथा साथ ही इसमें सभ्य और असभ्य का मिश्रण किया गया, जिससे भारतीय संविधान को एक सुदृढ़ प्रारूप हो जिससे भारत का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विकास हो और वो विकास की पथ पर उसका संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो। इस प्रकार से भारतीय संविधान को लागू किया गया और इसके अंदर इस तरीके से प्रावधान डाले गए। जय हिंद, जय भारत।